हेलो वीवर, वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का हिंदी इतिहास। तो यहाँ पे हम लोग 1905 से लेकर और 1947 में जो भी घटनाएं घटी हैं उनको हम लोग तिथि से घटना को याद करेंगे। अक्सर स्टूडेंटों का ये एक कंसर्न रहा है कि डेट हमें याद नहीं होते, तो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि आपको इसमें डेट से किसी इवेंट को याद करना है, ना कि इवेंट से डेट को आपको याद करना है। तो अन्य शब्दों में मैं कह सकता हूं कि आपको डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेट देखेंगे, जैसे 1905 है, तो अगर आपसे बोला जाए कि 1905 में क्या हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया, और ये जो विभाजन है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया। ये विभाजन लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, आखिर इसके क्या कारण थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे तो जो लॉर्ड कैनिंग है इनके द्वारा बताया गया कि बंगाल का पार्टीशन जो है वो शांति स्टैब्लिश करने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम जो है एकता के लिए, शांति बनाए रखने के लिए ये जो है पार्टीशन किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे बिल्कुल एक अलग ही मंशा थी अंग्रेजों की। वो मंशा क्या थी? वो मंशा थी बंगाल में, आप जानते हैं कि बंगाल जो है वो क्रांति का केंद्र रहा है। आधुनिक भारत में आप देखेंगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, उसमें बंगाल अग्रणी रहा। तो वो होता यूँ था कि बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और आंदोलन हो रहे थे, उसको दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बंगाल का पार्टीशन किया गया। आगे हम बात करते हैं 1905 के बाद 1906 में। 1906 अगर हम ईस्वी की बात करें तो 1906 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। तो अगर बोला जाए कि 1906 में क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 की बात करें तो इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे क्या कारण था, तो देखिए, जैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ, उस स्थिति में अंग्रेज जो थे उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, और हुआ यूँ कि जो क्रांतिकारी जो दल के जो नेता थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने देखा कि ये हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं, उनके बीच जो है खाई पैदा करना चाह रहे हैं। यही कारण है कि वो बंगाल का पार्टीशन किए। रिजल्ट क्या हुआ कि जो आंदोलन कम होना चाहिए था, आंदोलन और जोर शोर से लोगों के द्वारा शुरू हो गया। एक और घटना 1905 में घटती है कि जापान ने रसिया पे आक्रमण किया और रसिया को पूरी तरह से हरा दिया। तो भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनको समझ में आया कि अगर एक चींटी जैसा देश एक हाथी जैसे देश को हरा सकता है, तो हमारे देश में अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम है, तो हम आखिर क्यों ना अंग्रेजों को क्यों नहीं हरा सकते। यानी उस समय हमारे देश का जनसंख्या लगभग 36 करोड़ के आसपास थी। तो आप सोचिए, वो मतलब क्रांतिकारियों के मन में एक ही भावना थी कि 36 करोड़ भारतीय हैं और अंग्रेज तो बहुत कम संख्या में हैं। तो जापान अगर रसिया को हरा सकता है, तो हम भारतीय भी अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं और हम आज़ाद हो सकते हैं। तो आंदोलन और जोर शोर से होना शुरू हो गया। रिजल्ट हुआ कि अंग्रेजों को समझ में आने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस देश में रह नहीं पाएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजों ने जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच एक फूट डालने की कोशिश की, और इसी कोशिश की एक कड़ी थी मुस्लिम लीग। उन लोगों ने मुस्लिम जो लीडर्स थे, हुक्मरान थे, जो मुस्लिम बड़े बड़े नेता थे, उन्हीं में से कुछ एक को अपने पाले में किया, उनको बुलाया और उनसे कहा
कि एक्चुअली में बात ऐसा है कि हिंदुओं का डेवलपमेंट आप जानते हैं हो रहा है। इसके पीछे कारण है कि उनके पास आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी है, लेकिन आप मुस्लिमों का विकास इसलिए बाधित है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पास जो है वो आईएनसी जैसी कोई पार्टी नहीं है। तो आप मुस्लिम लोग अगर एक अपनी पार्टी बनाएंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे और मुस्लिमों का उत्थान होगा। इसी झांसे में अंग्रेजों ने इन लोगों को कुछ नेताओं को लिया और नेताओं के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ये इसके फाउंडर संस्थापक जो थे वो थे नवाब सलीउल्लाह खां, नवाब सलीउल्लाह खां और सर आगा खां। इनके द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और स्थापना कहाँ पे हुई? स्थापना जो है वो उस समय वर्तमान समय में ढाका में, जो कि आज बांग्लादेश की कैपिटल है, तो ढाका में नवाब सलीउल्लाह खां और सर आगा खां की सहायता से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगे अगर हम बात करें 1906 के बाद 1907 की बात करें तो 1907 में जो एक इंसिडेंट हुआ उसको सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। अब ये सूरत विभाजन की आपसे बात करूं कि ये सूरत विभाजन आखिर है क्या, तो एक्चुअली में इसमें बंगाल विभाजन जैसे हुआ वैसे सूरत विभाजन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली में आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसमें दो टाइप के लोग, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें एक एक्सट्रीमिस्ट यानी एक जो है नरम दल और एक जो है मॉडरेट, टू टाइप के नेता हमारे देश में। एक वैसे लोग जो अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते थे और एक ऐसे लोग जो हिंसा में विश्वास करते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में होती है और नरम पंथी और गरम पंथी या चरमपंथी दो टाइप के नेता आईएनसी के सदस्य बने। और एक समय आया कि 1885 में जो है बहुत ज़्यादा संख्या में आईएनसी में भारतीय नेताओं ने इसका सदस्यता ग्रहण की। धीरे धीरे जो है ये कांग्रेस आगे बढ़ती रही और जो है एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनका चेयरपर्सन हो, उनकी बात मानी जाए। अंग्रेज जो है रातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि ऐसा हम करेंगे तो तुरंत हमारी संस्था को बैन कर देंगे और हम अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के विचार में मतभेद थे, विचार में काफ़ी डिफरेंसेस थे। और ये जो नरमपंथी और चरमपंथी जो लोग थे, ये 1907 में आपको पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका हर एक साल ये संगठन कार्य करता था और साल के अंत में इसका अधिवेशन बुलाया जाता था। तो वो जब अधिवेशन इनका बुलाया जाता था तो उस अधिवेशन में जाहिर सी बात है जो इसके सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, नरमपंथी और गरमपंथी। तो दोनों सदस्य सूरत में 1907 में इनका जो है अधिवेशन हो रहा था और इसमें आईएनसी का अध्यक्ष का चुनाव होना था। इसमें नरमपंथी और गरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता शामिल थे। हुआ यूं कि 1907 में एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, जो गरमपंथी लोग थे वो चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष चुना जाए, नरमपंथी चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष चुना जाए। लेकिन जो है इसी में आप एक बात जानते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है बहुमत उसी को हासिल होगा। नरमपंथी जो संख्या में चरमपंथी या गरमपंथियों के कंपेयर में ज़्यादा थे, रिजल्ट हुआ कि उनका अध्यक्ष चुना गया। इस कारण से
ये जो गर्मपंथी जो नेता थे वो क्षुब्ध हुए और उसी में जो है गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों नेताओं में मुठभेड़ हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। कभी गर्मपंथियों ने नरमपंथियों की अच्छी से कुटाई शुरू कर दी। रिजल्ट हुआ कभी नेताजी कुर्सी के ऊपर तो कभी कुर्सी नेताजी के ऊपर। इस तरह से कांग्रेस का यह अधिवेशन जो है कांग्रेस को दो हिस्सों में, दो फाड़ में, दो भागों में बांट दिया। तो इसी का को नाम लिया जाता है सूरत स्प्लिट या कांग्रेस का विभाजन। यानी भले एक परिवार में कुछ सदस्य हैं, आधे सदस्य कुछ और चाहते हैं, आधे सदस्य कुछ और चाहते हैं, तो वो एक रह के भी एक नहीं है। वही स्थिति यहाँ पे आपकी कांग्रेस की हुई। तो ये आपका 1907 में सूरत विभाजन था। आइए आगे बढ़ते हैं। 1908 ईस्वी की हम लोग घटना को जानते हैं। 1908 की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिए 1908 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। जब 1908 की बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। एक नेता हैं जिनका नाम है खुदीराम बोस। क्या नाम है? खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस एक नेता हैं और इनकी उम्र बहुत ही कम है, लगभग 13 साल 6 महीने इनकी उम्र है। और इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है और इन्हें फांसी की सजा दी गई। तो आखिर क्या कारण था कि 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई? तो जब हम खुदीराम बोस की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब खुदीराम बोस की हम फांसी की सजा की बात करेंगे तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। आखिर क्या कारण था, क्यों इनको फांसी की सजा दी गई? तो इसके पीछे ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बिहार में एक शहर है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर, और ये मुजफ्फरपुर शहर में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ करता था, यानी जिला न्यायालय हुआ करता था। और उस जिला न्यायालय में एक न्यायाधीश थे, एक मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था किंग्स फोर्स। ये अंग्रेज किंग्स फोर्स इनका नाम था। और ये मजिस्ट्रेट जो थे ये पक्षपाती इनका रवैया था। ये बेसिकली अगर एक कल्पना कीजिए कि एक भारतीय है और उस भारतीय ने एक अंग्रेज अधिकारी को जानबूझ के नहीं, अनजाने में अगर हल्का सा धक्का भी दे दिया है तो एक किंग्स फोर्स साहब का चले तो ये उसको सारी जिंदगी जेल में, ये इनके सामने अगर मामला जाए तो ये उसको सजा के रूप में सारी जिंदगी जेल में ये सड़ा सकते थे। और एक अंग्रेज अधिकारी किसी भारतीय पर चाहे कितना भी जघन्य जुर्म किया हो तो उसको केवल मुस्कुरा के, हंस के और डांट के उनको कह देते थे कि आपसे ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की पक्षपाती रवैया इनका था। अब इन्हीं बातों से खुदीराम बोस और इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने काफ़ी कम उम्र के, ये भी थे इनसे भी कम उम्र के प्रफुल्ल चाकी थे, और इन दोनों ने निश्चय किया कि हम किंग्स फोर्स को जो है इस पक्षपात रवैये के बदले सबक सिखाएंगे। फिर क्या था, जब वो सबक सिखाने को ठान लिए तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ चले और इनकी तलाश करने लगे। फिर अगर आप किसी की तलाश में जुट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए, लोग कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहें तो कायनात भी उसको मिलाने में कहीं ना कहीं आपकी सहायता करती है। तो उसी तरह से इनको खोजना शुरू हुआ। फिर क्या था कि एक बार गाड़ी से ये मिल गए और आगे
जो है इनकी पत्नी की गाड़ी थी, इनकी और मतलब फैमिली बैठी हुई थी उन गाड़ी में, और पीछे वाली गाड़ी में ये थे। इन लोगों ने, ये दोनों जो खुदीराम बोस साहब हैं और जो आपके प्रफुल्ल चाकी जी हैं, इन दोनों ने समझ बैठा कि उस गाड़ी में जिनमें इनकी फैमिली बैठी थी, ये समझ बैठे कि इसमें किंग्स फोर्स हैं। फिर क्या था, इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तो हमला करने में किंग्स फोर्ट बच गए, लेकिन बाद में उसी की सजा जो है वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी के रूप में सुनाई गई। लेकिन प्रफुल्ल चाकी दोनों भागते रहे कुछ समय तक, और प्रफुल्ल चाकी को लोगों ने इतना डरा दिया कि अंग्रेज आपको पकड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों से रिजल्ट रहा कि प्रफुल्ल चाकी ने खुद सुसाइड कर दी और 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ 1909 की बात करते हैं कि आखिर 1909 में कौन सी घटनाएं घटी। तो 1909 की बात करेंगे। 1909 में एक घटनाएं घटी है जिसको हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट। तो 1909 में एक एक्ट आता है जिसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस मार्ले मिंटो एक्ट में बेसिकली क्या था कि मतलब कास्ट के बेसिस पे मतलब वोट देने के अधिकार को दिया गया था। तो ये जो एक्ट था, इससे एक हमारे आंदोलनकारी नेता थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, वो इससे काफ़ी क्षुब्ध थे और उन्होंने जो है प्रफुल्ल चाकी 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया और इस एक्ट में जो है वो कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन की का प्रावधान था। और इसमें बेसिकली जो है इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान के साथ साथ अगर हम बात करें तो अलग अलग कास्ट को मतलब उनकी जनसंख्या के अनुपात में वोट करने का राइट था। तो ये मार्ले मिंटो एक्ट था। इसमें एक हमारे आंदोलनकारी थे जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा। तो मदन लाल धिंगरा ने जो है वो 1909 में जो है एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था विलियम कर्जन वाइली, उनकी हत्या इन्होंने कर दी। उनकी हत्या इनके द्वारा कर दी गई। रिजल्ट हुआ कि 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा को भी फांसी की सजा दे दी गई। तो ये 1909 की घटना है। आगे हम बात करेंगे 1911 की। देखिए 1910 में कोई खास इवेंट नहीं हुई थी, तो उसको आपको रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1911 की हम बात करेंगे तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। किसका आयोजन हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। अब ये दिल्ली दरबार का आयोजन क्या था, तो ध्यान देंगे 1911 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। अब ये दिल्ली दरबार का आयोजन के बारे में हम लोग जानेंगे। अंग्रेजों ने 1911 में डिक्लेयर किया कि वो बंगाल से जो है अब कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे दिल्ली, और 1911 और 12 के दौरान इन्होंने दिल्ली को कैपिटल के रूप में डेवलप किया। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो गया तो 11 के अंत में ही जो है इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अब दिल्ली जो है वो कैपिटल होगी भारत की, और उसकी फीता काटने के लिए उसको जो है ऑफिशियली दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर करने के लिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो इस दिल्ली दरबार के आयोजन में जॉर्ज पंचम को
अंग्रेजों के द्वारा बुलाया गया। अब जॉर्ज पंचम को बुलाने के पीछे क्या कारण था? तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम, यहाँ पे आप जानते हैं कि 1911 में जॉर्ज पंचम को अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अधिकारी थे, जितने